इतना साल उसके लिए मेरा लाइफ पूरा कुर्बानी किया, उसको बड़ा करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। जो हम लोग को आशा देने का टाइम आ गया तो माँ बाप को छोड़ के जो बच्चा जाते हैं वो हमारे लिए क्या है। If you want to live a complete, genuine Islamic way of life, you have to migrate from this un-Islamic environment to an Islamic environment. आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी। केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देखिए, केरला स्टोरी मूवी में 32,000 का क्लेम था, वापस ले लिया गया। 32,000 को 3 हुआ, 1 हुआ। बहस ये नहीं है, असली बहस ये है कि भारत से एक भी इंसान क्यों गया कोई आतंकी संगठन ज्वाइन करने। क्या मोडस ऑपरेंडी फॉलो किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। बार बार केरल का नाम लिया जाता है इसमें। तो इन सवालों के जवाब जानने मैं और मेरे साथी जेरी हम लोग केरल में आ गए। तो हम लोगों किससे किससे मिले? हम लोग उन लोगों से मिले जिनके घर वाले, जिनके परिजन, जिनके बेटे, जिनके बच्चे, जिनके भतीजे गए हैं ISIS ज्वाइन करने। हम उन परिवारों से मिले जहां पर धर्म परिवर्तन और कथित लव जिहाद की कहानियां सुनाई देती हैं। हम कई अधिकारियों से मिले, हम कई वकीलों से मिले, हम कई सारे कार्यकर्ताओं से मिले, कई सारे स्कॉलर से मिले, हम कई सारे सूत्रों से मिले और ऐसी ऐसी जानकारियां हमने पाई जो शायद अभी तक हमारे सामने नहीं आ पाई थी या अंडर रिपोर्टेड थी। इनसे ये पता चलता है कि केरल में युवा कैसे भर्ती हो रहे थे ISIS में, क्या तरीका अपनाया गया था, कैसे चुनाव किया गया, आतंकियों ने कैसे कुछ युवाओं को चुना कासरगोड कन्नूर के इलाके में, कैसे कैसे उनसे मिले, कैसे कैसे उनको बहलाया फुसलाया गया, ब्रेन वॉश किया गया और फिर उन्हें केरल से बाहर ISIS ले जाया गया, अफगानिस्तान ले जाया गया, नागरहार ले जाया गया, कुछ लोगों को सीरिया भी ले जाया गया। तो ये सब सारे सवालों के जवाब हमने इस रिपोर्ट में ढूंढने की और आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। अशफाक मजीद मुंबई में होटल चलाता था। मई 2016 में केरल के कासरगोड में मौजूद अपने घर से वो अफगानिस्तान चला गया। उसके साथ उसके 2 मौसेरे भाई इजाज अब्दुल रहमान और शियाज अब्दुल रहमान भी साथ में थे। कासरगोड के पडन्ना में उसका घर मौजूद है। जब अशफाक अफगानिस्तान पहुंचा तो उसकी फोटो आई। फोटो में उसने AK-47 राइफल थामी हुई थी। अशफाक अब इस्लामिक स्टेट का सदस्य बन चुका था। घर पर अशफाक के पिता हाजी अब्दुल मजीद मिलते हैं। वो कहते हैं कि उनका एक बेटा उनके लिए मर चुका है। फिर एक बार बोला मेरे को कुरान पढ़ने का है, श्रीलंका जाने का है, 1.5 महीने का कोर्स है, वो करके आएगा। फिर 1.5 महीने के बाद आया वापस। फिर बाद में मैं सऊदी गया था उम्र के लिए रमज़ान का महीने में। 15 दिन और 13 उम्र था। तो मैं आने के बाद ऐसा मालूम पड़ा है कि इन लोग, ये हमारा जो वाइफ का बड़े बहन का 2 लड़का और मेरा लड़का और भी कुछ लोग इधर से सीरिया गया करके। जब से गया मेरा बात ही नहीं हुआ उसके साथ। उसका छोटा एक भाई है, मेरा एक दूसरा भी एक लड़का है, उसके साथ बात हुआ। व्हाट्सएप में कुछ मैसेज भेजा था, फ़ोन में नहीं, व्हाट्सएप में मैसेज भेजा था, हम लोग वापस आने वाला नहीं है, हम इधर ही रहेगा। मेरे को उधर इंडिया में हम लोग को जैसा प्रोफेट मोहम्मद ने बोला ऐसा जो रहने का माहौल उधर नहीं है, इसके लिए हम लोग आए इधर। हम लोग वापस नहीं आए, इतना ही बताइए। वो मैसेज में भेजा, मेरे को कोई फ़ोन नहीं किया उसने। हमने इतना साल उसके लिए मेरा लाइफ पूरा कुर्बानी किया, उसको बड़ा करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। जो हम लोग को आशा देने का टाइम आ गया तो माँ बाप को छोड़ के जो बच्चा जाते हो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ज़ीरो है वो अभी हम उसको मानता ही नहीं मेरा लड़का है कर।
ये कहानी बस अशफाक और उसके पिता अब्दुल की नहीं है, यह केरल के 22 बाशिंदों की कहानी है जिन्होंने इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी संगठन को ज्वाइन कर लिया। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हम उनकी सच्ची कहानी सुनाएंगे, हम रियल केरला स्टोरी सुनाएंगे, हर हिस्से का सच सुनाएंगे। ये लोग केरल क्यों छोड़कर गए, इन्हें इस्लामिक स्टेट में किसने भर्ती कराया, कैसे भर्ती कराया, कौन से लोग इसमें शामिल थे, इन्हें रेडिकलाइज करने के लिए क्या दिखाया, क्या सुनाया गया, और जिन लड़कियों की चर्चा केरल की कहानी में होती है, बात उनकी भी करेंगे। और कहानी शुरू करते हैं केरल के तटीय जिले कासरगोड से, राजधानी तिरुवनंतपुरम से कुछ 550 किलोमीटर दूर। The Islamic State is trying to make deep inroads into Kerala. साल 2016 में कासरगोड इस खबर से हिल गया कि यहाँ के लोगों ने इस्लामिक स्टेट ज्वाइन कर लिया है। ये संख्या 22 लोगों की थी। इनमें 14 पुरुष, 6 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। इनमें से अधिकांश लोग कासरगोड के रहने वाले थे और बचे हुए कुछ लोग पालक्कड़ के। सभी चले गए अफगानिस्तान के नांगरहार। अमेरिका ने साल 2017 में नांगरहार में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब गिराकर इस्लामिक स्टेट के कई ठिकानों को तबाह कर दिया और इसके अलावा कई मौक़ों पर ड्रोन स्ट्राइक किए गए। इनमें ही अधिकांश की मौत हुई, कुछ लोग बच गए। उनमें से कुछ अफगानिस्तान की जेल में बंद हैं और कुछ लापता हो गए। इन मारे गए लोगों में एक नाम हाफिजुद्दीन का भी था। रिश्ते में उसके मामा लगने वाले बीसी रहमान अपने भांजे की कहानी सुनाते हैं। 2015, 16 people went from abroad from our village. I am the one of the 2016 में 16 लोग हमारे गांव से चले गए। उन गायब हुए लोगों में मेरा एक करीबी रिश्तेदार भी शामिल था। वो वहां पहुंच गया तो घर वालों के पास मैसेज आया कि हम लोग इस्लामिक स्टेट पहुंच गए हैं। लेकिन जब वो पहले गए थे तो उस समय उनसे संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं था। हमें कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ हैं। तो हमारे परिवार के लोगों ने पुलिस थाने में शिकायत की कि हमारे गांव से लोग गायब हुए हैं, लगभग 15-16 लोग। केरल सरकार ने लापता होने की जांच शुरू की। तभी कुछ ही दिनों बाद उनका मैसेज आया कि वो इस्लामिक स्टेट पहुंच गए हैं। अमेरिका ने जब ड्रोन हमला किया तो पहले ही हमले में हासिफुद्दीन मारा गया था। मुझे लगता है कि वो लोग अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में रहते थे। उसकी मौत की खबर उसके गांव में ऐसे पहुंचाई गई थी जैसे वो शहीद हुआ हो। फिर मुझे भी उसकी मौत का मैसेज मिला। they have came to the message from disappeared people. लेकिन कहानी है कि बहुत दिनों तक इन लोगों के घरों के पास इनकी कोई सूचना नहीं थी। जब ये लोग नांगरहार पहुंचे तो घरों में मोबाइल फोन्स पर टेलीग्राम के नोटिफिकेशन आने शुरू हुए। किसी में मलयाली में लिखे संदेश थे, तो किसी में वॉइस नोट, तो किसी में उनकी तस्वीर। सबका मतलब एक, हम इस्लामिक स्टेट की शरण में आ गए हैं, हम अब जिहाद के रास्ते पे हैं। ये सारे मैसेज घर में कहर बनकर गिरे। जो घर वाले अब तक गुमशुदगी के लिए पुलिस के चक्कर काट रहे थे, वो इन संदेशों को लेकर पुलिस के पास गए। तब जाकर केरल से इस्लामिक स्टेट में हो रही भर्तियों का सच खुला। एजेंसियों और स्थानीय लोगों को शक न हो इसलिए सभी लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाकर अलग अलग समय पे केरल से रवाना हुए थे। जांच एजेंसियों ने इसे केरल मॉड्यूल कहा। एजेंसियों के मुताबिक जब इस्लामिक स्टेट से जुड़ने के लिए केरल से लोग निकले तो उन्हें पहले अरब देशों की ओर ले जाया गया। उसके बाद अलग अलग शहरों से होकर ये लोग पहुंचे अपनी आखिरी मंजिल नांगरहार। क्यों? क्योंकि एक समय तक अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन का गढ़ रहा ये नांगरहार अब इस्लामिक स्टेट की खोरासन प्रांत यूनिट के कब्जे में था। छोटे में इस यूनिट को ISKP इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस कहा जाता था। केरल के 22 लोग अब अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी कैंप का हिस्सा थे, लेकिन अभी तक सबकी जानकारी पुलिस के पास नहीं पहुंची थी। पुलिस को पता करना था कि कितने लोग पहुंचे, कैसे पहुंचे और कौन कौन पहुंचा। जांच को कैसे आगे बढ़ाया जाए। उस समय इस केस की जांच में शामिल रहे पुलिस अधिकारी हमसे अपनी पहचान न जाहिर करते हुए जो बताते हैं वो सुनिए। 2016 जून जुलाई മാസങ്ങളിലായിട്ട് 2016 के जून जुलाई में पडन्ना और त्रिकरीपुर से लगभग 16 लोग अफगानिस्तान गए थे। मैं उस समय कासरगोड के खुफिया विभाग में काम करता था। मैं ऑफिस की मीटिंग के बाद घर वापस आ रहा था। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। तभी मुझे डिप्टी एसपी का कॉल आया। उन्होंने पूछा कि क्या मैं किसी अब्दुल रहमान को जानता हूँ। मैंने उन्हें कहा कि मैं घर पहुँचकर कॉल करता हूँ। फिर मैंने ऑफिसर से बात की और कहा कि मैं स्पॉट पर जाकर जांच करूंगा।
और आपको सूचित करूंगा। मैं वहां गया, बहुत सारे लोगों से मिला, उन लोगों के दोस्तों और रिश्तेदारों से मिला और शाम तक घर लौट आया। जो भी सूचना मिली उसे मैंने अपने सीनियर अधिकारियों तक पहुंचा दिया, लेकिन उन्होंने मुझ पर दबाव डाला कि मैं इस मामले पर और जांच करूं। फिर उसके बाद 2 और दिनों तक हमने जांच की, जानकारी जुटाई और फिर से राज्य खुफिया विभाग में रिपोर्ट सबमिट कर दी। फिर पूरी जांच के बाद मुझे अब्दुल रहमान यानी शियास और इजाज़ के पिता के घर का पता चला। राज्य पुलिस को पता चला कि कुछ लोग पडन्ना छोड़कर चले गए हैं। धीरे धीरे लोगों की कहानी सामने आई। जितने भी युवा इस्लामिक स्टेट से जुड़ने अफगानिस्तान गए, उन सभी में कुछ बातें कॉमन थीं। केरला यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडीज में पढ़ाने वाले अशरफ कड़क्कल इन युवाओं के घर गए थे, इनके घर वालों से मिले थे। अशरफ बताते हैं कि सभी युवा अपने व्यवहार में खालिस उद्दंड टाइप के थे। इस्लाम से इनका जुड़ाव बहुत ज्यादा नहीं था और न ही इन लोगों ने मदरसों जैसे धर्म आधारित संस्थानों में कोई पढ़ाई की थी। The people who migrated from here, or they vanished from Kerala and they later they joined the ISIS, majority of them belong to Salafi. I mean, most all the family, but personally they were part of the Salafi group. But they disillusioned with, with the split among the Salafis. They only, and also they have very, very rigid orthodox views about music, about cinema, about the modern way of life. And they always taught or sermoned, or they always taught their disciples, their followers, to follow the 7th century Islam. So that finally ended up in their migration, and they joined in the ISIS, and they when joined the ISIS, they migrated to live in an Islamic life, Islamic environment. But they were looking for experts. If you have expertise in computer field, they utilized. If you have expertise in the medical field, they utilized. If you have expertise in engineering field, they utilized that. Yeah, they were recruiting different. Yeah. That was so. These poor people, they didn't know actually they are going to going to be recruited to a kind of extremist group. Their perspective was different. Okay, we go to the liberated zone. There you can live peacefully an Islamic life, which the Prophet Muhammad lived in the 7th century. इस्लामिक स्टेट को अपने टारगेट मिल गए थे। कोई डॉक्टर था तो कोई इंजीनियर। इन सभी का इस्लामिक स्टेट को अपने अपने तरीकों से इस्तेमाल करना था। इस्लामिक स्टेट को अपनी टीम में ऐसे ही लोग चाहिए थे। ब्रेन वॉश किया जाना था और फिर इस्लामिक स्टेट में जोड़ा जाना था। लेकिन भर्ती हुई कैसे? यहाँ नाम आता है पीस इंटरनेशनल स्कूल का। पीस फाउंडेशन के तहत चलाए जा रहे स्कूल चेन की एक ब्रांच पडन्ना में भी मौजूद है। यहाँ पर राशिद अब्दुल्ला नाम के एक टीचर ने इन युवाओं को कुरान और इस्लाम की तालीम दी। आगे चलकर राशिद अब्दुल्ला ने ही पडन्ना में रहने वाली सोनिया सेबेस्टियन से शादी की और उसे अपने साथ अफगानिस्तान लेकर गया। सूत्र बताते हैं कि राशिद अब्दुल्ला और सोनिया ने आपस में काम बांट लिया था। पुरुषों से बात करने का काम राशिद करता था तो महिलाओं से बात करने का काम सोनिया। लक्ष्य केवल एक, युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर इस्लामिक स्टेट की सीढ़ी चढ़वाना। अशरफ मजीद, इजाज, शियाज, राशिद और सोनिया, ये 5 लोग पीस इंटरनेशनल स्कूल में अपनी तैयारी में लगे हुए थे। फिर इन लोगों ने यह कहकर स्कूल छोड़ दिया कि माहौल गैर इस्लामिक है और स्कूल से बाहर अपनी कार्रवाई को अंजाम देने लगे। फिर इस प्लानिंग में एक सलाफी धर्मगुरु शामिल हुआ। NIA सूत्रों के मुताबिक जिस सलाफी धर्मगुरु ने इन युवाओं को सलाफी आंदोलन की ओर ले जाना शुरू किया वो सामने नहीं आता था। वो ऑनलाइन ही सारी हिदायतें और भाषण देता था। कुछ स्थानीय सलाफी धर्मगुरु शामिल हुए थे लेकिन वो मुख्य भूमिका में नहीं थे। राशिद अब्दुल्ला की दूसरी बीवी यास्मीन अफगानिस्तान भागते हुए दिल्ली के एयरपोर्ट पर पकड़ी गई थी। यास्मीन ने पूछताछ में खुलासा किया था इन लोगों को सलाफी मूवमेंट की तरफ ले जाने के लिए ऑनलाइन रिसोर्स बनाए गए थे। इनमें एक टेलीग्राम चैनल था, एड्रेस था डिड यू नो। इस चैनल को मैनचेस्टर में बैठा एक शख्स चला रहा था। ये शख्स ही वो निर्णायक सलाफी उपदेशक था जो केरल के युवाओं को ब्रेन वॉश कर रहा था। इस हैंडल के पीछे मौजूद शख्स का असली चेहरा आज तक सामने नहीं आ सका है। क्या है सलाफी आंदोलन? सलाफी आंदोलन यानी सुन्नी मुसलमानों में मौजूद वो आंदोलन जो मुसलमानों को बस कुरान और हदीस में लिखी बातों को फॉलो करने की हिदायत देता है।
सलाफी आंदोलन में इस्लामिक कानूनों यानी शरिया से हटकर किसी भी तरीके को फॉलो करने की इजाज़त नहीं है। बहरहाल सलाफी मूवमेंट से अलग इन लोगों को दूसरे ऑनलाइन रिसोर्स भी मुहैया कराए गए। विदेशों में बैठे इस्लामिक स्टेट के हैंडलर इनके सोशल मीडिया बिहेवियर की पड़ताल करते थे। ये किस तरह की पोस्ट पे लाइक कर रहे हैं, किस तरह की पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ऐसे तथ्यों को बारीकी के साथ देखा जा रहा था। इन युवाओं ने धर्म से जुड़े अपने सवालों का ऑनलाइन हल निकालना शुरू किया। ये ऑनलाइन इस्लाम की ओर बढ़ रहे थे। इनका भारत में मौजूद इस्लाम के संस्करण से भरोसा उठ रहा था। उन्हें भारत का माहौल गैर इस्लामिक लग रहा था। अशरफ कड़कल एक वाकया शेयर करते हैं। It was Rashid Abdullah or another person. They all got killed by the American drone strikes. At one night, a small boy he became ill, and the parents told him to take to the hospital. I mean, at midnight. It was an emergency situation, and this fellow was not ready. He was not ready to take the diseased person to the hospital using the car. You know the reason. The reason is the car belonged to his father, but he purchased the car by using a bank loan. So such an abnormal attitude. These youngsters, they were actually living a kind of freak type. I mean, very enjoying. These people were not religious at all, and they did not have any kind of religious training, no relationship with any seminary, any madrasa, nothing. But their family, some of their families were Sunni Orthodox family, and some Salafi group also. But all of a sudden, they came into contact with some dangerous websites of I used to call it online Islam. So there, online Islam. There, they used to follow only the ideologues of this extremist group. And the interpretation, the worldview was totally different. The worldview, the concept of God, the concept of the deen, the ideology of Islam, everything was totally different from what the religious scholars, what the established organizations preach. Because these youngsters are not ready to listen to the leaders of the Muslim organization. Here the environment is completely un-Islamic. So the environment ISIS created, the environment Taliban created, it is fully Islamic. Because there the women doesn't have face, the women doesn't have voice. Music is nowhere, cinema is nowhere, drama is nowhere, the mixed education, co-education is not there. So if you want to live a complete, genuine Islamic way of life, you have to migrate from this un-Islamic environment to an Islamic environment. So this was their philosophy. This was their ideology. They were not ready to listen to their parents. They were not ready to listen to the religious scholars, whether they belong to Salafi group or Jamaati group or Sunni group. They only rely on the website. इन युवाओं को बाकायदा डार्क नेट या डीप वेब चलाना सिखाया गया। डार्क नेट यानी इंटरनेट का वो विशालकाय हिस्सा जो अमूमन आम इंटरनेट यूजर की आंखों से गायब रहता है। इंटरनेट के इस हिस्से पर चाइल्ड पॉर्न, आतंकी संगठनों के प्रकाशन और कॉन्टैक्ट और भाड़े के शूटर जैसी चीजें उपलब्ध होती हैं। जब ये लोग डार्कनेट से जुड़े तो इन्हें डार्कनेट के जरिए ऐसी चीजें मुहैया कराई गई जिससे इन्हें कट्टर बनाने में मदद मिली। फिर इन्हें वीडियो दिखाए गए, अलकायदा से जुड़े इमाम अनवर अल अवलाकी के वीडियो। अवलाकी जिसे साल 2011 में अमेरिका ने यमन में किए गए ड्रोन हमले में मार गिराया था। इसके अलावा एक और घातक टूल का उपयोग किया गया। यह टूल एक किताब थी, इमाम इब्न नुहास की लिखी किताब मशारी उल अशवाक इल मशारी अल उशाक। इसको आम भाषा में बुक ऑफ जिहाद कहते हैं, जिसका अंग्रेजी में तर्जुमा भी अनवर अल अवलाकी ने ही किया था। 14वीं सदी में लिखी गई ये किताब इतनी घातक थी कि केरल पुलिस ने राज्य सरकार से इस किताब को बैन करने की दरखास्त भी की है। इसके अलावा कट्टर बनाने के कुछ प्रयास रियल टाइम चल रहे थे, जैसे बहरीन में बैठे कुछ लोग जो इन युवाओं से लगातार मलयालम में बात करते थे।
ताकि इन्हें इनकी भाषा में ब्रेन वॉश किया जा सके। ब्रेन वॉशिंग और भर्ती की प्रक्रिया को बेहद ज़हीन तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। जहां कासरगोड में बैठा राशिद अब्दुल्ला और सोनिया जमीन की कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे, वहीं पहले दुबई और बाद में नांगरहार में बैठा शजीर मंगलासेरी नाम का व्यक्ति दूर बैठकर इस पूरे काम की ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहा था और रिसोर्स मुहैया करा रहा था। उसने 2014 में पहले टेलीग्राम पर दी ग्रेट नाम का चैनल बनाया। इस ग्रुप से वो इस्लामिक स्टेट की कार्रवाइयों की जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचाता था ताकि लोग जुड़ने के लिए प्रेरित हों। फिर साल 2015 में बाकायदा इस्लामिक स्टेट का केरल मॉड्यूल लॉन्च किया गया तो मंगलासेरी इसका चीफ बना। 13 अप्रैल 2017 में नांगरहार की बॉम्बिंग में मंगलासेरी को मार गिराया गया। मंगलासेरी जब तक जिंदा था वो विदेश में बैठकर ऑपरेट करता रहा और राशिद अब्दुल्ला केरल में बैठकर। इसी कड़ी में कुछ ब्लॉग सामने आए, जैसे वर्डप्रेस पर चलने वाला ब्लॉग अल मुहाजिर 2015। इस ब्लॉग पर लगभग 40 पोस्ट मलयालम में लिखे गए थे और सभी का लब्बोलुआब था कि केरल की मुस्लिम पॉलिटिक्स पर बात करना और पुकार एक ही थी कि ग्लोबल जिहाद से जुड़ो। इस ब्लॉग के बंद होने के बाद अंसारुल खलीफा नाम का एक टेलीग्राम चैनल, ब्लॉग और फेसबुक ग्रुप बनाया गया। अंसारुल खलीफा का मकसद लोगों को खलीफा मूवमेंट से जोड़ना था। इसके साथ कुछ फेक सोशल मीडिया हैंडल भी आए, मसलन यूनुस सलीम, समीर अली, एशाम, अकबर के पुरम, कुल लगभग 10 से 15 सोशल मीडिया हैंडल। इन हैंडल के पीछे बैठे लोग इस्लामिक स्टेट का कंटेंट मलयाली भाषा में ट्रांसलेट करते थे, मलयाली लोगों को टारगेट करते थे। समीर अली का हैंडल शजीर मंगलासेरी खुद चलाता था। सूत्र बताते हैं कि इन्हीं हैंडलों से इस्लामिक स्टेट के चीफ अबू बकर अल बगदादी के वीडियो शेयर किए जाते थे। ऐसे केसों को कवर करने वाले एक पत्रकार बताते हैं कि एक हैंडल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अगर तुम्हारी तस्लीमा नसरीन से मुलाकात हो तो उसको मार डालो। When we followed the very closely what happened, how this happened, what was the motivation for the people to leave Kerala? They were not politically aware of, they were not politically opposed to BJP or Sangha Parivar, nothing like that. Their writings were very seldom they mention Sangha Parivar or those things. Basically, India and Kerala's Darul Kufr. Darul Kufr means the land of the unbelievers. Land of kafirs. Kafirs. Only that place, that's the common thing that you notice in every post. Then I tried to contact with the people who had gone to Syria and Afghanistan. I got the Telegram ID, then I started chatting with them. Initially, they were very hostile. Then, after a brief meet, I established a contact with 5 of them. Then they told me how this happened, why they left Kerala, and what do they want to do. जिन आईडीज से ये बातचीत हो रही थी उन आईडीज से कुछ बातें बार बार की जा रही थीं, जैसे भारत में लोकतंत्र को खारिज करना, खलीफा राज की स्थापना करना और गजवा ए हिंद की स्थापना करना। जिन लोगों ने पीस स्कूल से राशिद अब्दुल्ला के साथ सफर शुरू किया था, उन्होंने तमाम प्रोपेगेंडा मटेरियल की मदद से और लोगों को जोड़ा, तब जाकर कहीं 22 लोगों की संख्या बनी। इस्लामिक स्टेट में भर्ती का रास्ता तैयार कर दिया गया था। सबसे पहले इन सभी लोगों को कुछ दिन के लिए श्रीलंका ले जाया गया, वहाँ इन्हें ग्रूम किया गया, फिर ये केरल वापस आ गए। इसके कुछ दिनों बाद ये अलग अलग गुटों में निकले, कुछ ओमान से होते हुए तेहरान और फिर बस के जरिए अफगानिस्तान बॉर्डर तक गए, कुछ लोग यमन और फिर ईरान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचे। लेकिन युवाओं के केरल से निकलकर इस्लामिक स्टेट के जाने की इस कहानी में एक संगठन का जिक्र जरूरी है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI। 28 सितंबर 2022 के दिन केंद्र सरकार ने PFI पर 5 सालों का बैन लगा दिया। PFI पर लंबे समय तक आरोप लगते रहे कि इस संगठन ने केरल और देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया। ये स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी का बदला हुआ रूप है और साथ ही ये आरोप भी कि जो युवा इस्लामिक स्टेट में गए उनमें से अधिकांश PFI से जुड़े हुए थे। जब सितंबर 2001 में अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो भारत सरकार ने एहतियातन सिमी पर बैन लगा दिया, लेकिन इसके कुछ सालों पहले से चल रहे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट और कुछ और संगठनों ने मिलकर साल 2006 में PFI की नींव रखी। PFI पे हथियार रखने, हत्या करने, अपहरण करने, हेट स्पीच देने, जबरन धर्म परिवर्तन कराने, आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने, देश विरोधी ताकतों से चंदा लेने जैसे कई संगीन आरोप लगे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी लिंक की बात हुई।
केरल से जो युवा इस्लामिक स्टेट में शामिल होने देश से बाहर गए थे, उन्हें ग्रूम करने का काम पीएफआई ने किया, ये भी आरोप लगे। फिर केरल पुलिस ने कन्नूर में एक कैंप बस्ट किया। यहाँ पे बम बनाए जा रहे थे। हैंडमेड बम और बम बनाने के सामान बरामद हुए। आरोप लगे पीएफआई पर। पीएफआई ने कहा कि ये योग कैंप है। पुलिस ने कहा जिन लोगों को अरेस्ट किया गया वो योग के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सूत्र बताते हैं कि हाल फिलहाल के सालों में जितने भी लोग इस्लामिक स्टेट में शामिल हुए, उनमें से कई लोग पीएफआई में कभी न कभी जरूर शामिल थे। पीएफआई के लोग कभी न कभी सिमी में और कभी न कभी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन में शामिल थे। केरल क्राइम ब्रांच के एक ऑफिसर बताते हैं कि ये जुड़ाव स्वाभाविक नहीं था और इस्लामिक स्टेट में गए सभी लोगों के कट्टरपंथ से जुड़ाव को साफ दिखाता है। बैन के बाद पीएफआई अपने राजनीतिक विंग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के रूप में ही बचा हुआ है। लोग बताते हैं कि पीएफआई के बैन होने के बाद बहुत सारे लोग पकड़ लिए गए। जो कुछ बच गए वो अब एसडीपीआई के साथ खड़े दिखते हैं। बैन के पहले पीएफआई के मुखपत्र तेजस के साथ कुछ समय तक काम कर चुके पत्रकार अहमद शरीफ हमसे बातचीत में पीएफआई के रोल पर बात करते हैं। The RSS and its ideology getting much more propagated, and a lot of people going. For example, the largest RSS shagas are working in Kerala, comparing to other states. At the same time, public support is very less. Number of shagas is much more, public support is less. That's why they are not getting any seat. So always they want they need one enemy. It was before, Jamaat Islami was an enemy. Earlier, the Muslim League also was an enemy of this kind of things. Jamaat Islami little bit they have a powerful media with them. Newspaper also there, no channel is there. So they can declare their own positions, their own policies and such things, their principles, everything, their values. So they need another group. So little bit hard. Popular Front is more than hard in many things than Jamaat Islami. Hard in principles, hard in what you can say, their policy and decisions. They will proclaim their stance in a hard way. Reactions will come little bit hard. So that was naturally they will be the main target. So and Popular Front, they developed some kind of defense. They have a cadre. Popular Front cadre is there, and this cadre making route marches on August 15th, independent route march. The same thing what RSS did earlier, Patha Sanjalana. So, just like RSS, one another movement is getting and spreading, and people accepting it. So it's what I can say. It's making RSS also making it's a problem. How they can face this problem? They came face to face in many times. If that organization is not there in Kerala, the radicalization is much more. पीएफआई ने भी आरएसएस की तरह रूट मार्च निकालना शुरू किया। लोग बताते हैं कि कुछ ही समय में केरल के युवाओं में पीएफआई एक स्थायी विकल्प की तरह हो गया। आप पीएफआई के साथ हैं तो आप इस्लाम के साथ हैं, आप पीएफआई के साथ नहीं हैं तो आप इस्लाम के साथ नहीं हैं। केरल के कई मुस्लिम युवा इस तरह की बातें करने लगे। लेकिन क्या पीएफआई का प्रभाव पूरे केरल में है या कुछ इलाकों तक ही महदूद है? लोग बताते हैं कि कासरगोड से तिरुवनंतपुरम तक फैले हुए तटीय इलाकों में इसका प्रभाव ज्यादा है। गौर करने लायक बात है कि ये वही इलाके हैं जहां से सबसे अधिक संख्या में लोगों की इस्लामिक स्टेट में भर्ती हुई है। पीएफआई से जुड़ा एक और वाकया प्रकाश में
केरला स्टोरी मूवी के जरिए आता है। इस फिल्म में एक सीन है जब एक किरदार पुलिस स्टेशन में कहता है कि हमारे एक्स सीएम ने कहा है कि केरल कुछ सालों में इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। एक समय तक राज्य सरकार के वकील रहे और इस्लामिक स्टेट से जुड़े केस लड़ने वाले कासरगोड के वकील सी शुक्र इस स्टेटमेंट का सच बताते हैं। Yeah, Joseph hand was chopped by, I mean, that radicalized person. That time the police raided several places, and from there they got several pamphlet. In that pamphlet, their idea, we will make the Kerala as an Islamic state after 20 years. Comrade Achyutanandan quoted that words. That is not against the Muslim person. That is not against the Muslim of Kerala. लेकिन पीएफआई के बैन के बाद भी केरल में मुस्लिमों को भ्रमित करके कट्टरपंथी बनाने के प्रयास आज भी जारी हैं, ऐसा हमारे सोर्स बताते हैं। पीएफआई से ही छूटे हुए कुछ लोग बैन के नाम पर सेंटिमेंट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पैसे और लोग जुटाए जा सकें। कुछ लोगों और कुछ संगठनों का नाम इस फहरिस्त में लिया जाता है जिन पर पीएफआई के जाने के बाद लोगों को कट्टरपंथी बनाने के आरोप लगते हैं। कुछ नाम हैं जैसे जमात इस्लामी का छात्र विंग, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO, पीएफआई से जुड़े संगठन सत्य सरणी और नीश ऑफ ट्रुथ व पीस फाउंडेशन, जिसके अधीन पीस इंटरनेशनल स्कूल चलाए जाते हैं। हमने SIO के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सईद से बात की। बातचीत इन आरोपों के तहत कि पीएफआई बैन के बाद SIO बड़ी संख्या में इस्लाम की रक्षा के लिए युवाओं को जोड़ रहा है। SIO के लोगों ने कहा कि वो आरोपों से वाकिफ हैं लेकिन सहमत नहीं है। साथ ही केरल के युवाओं को इस्लामिक स्टेट से जुड़ने के बारे में SIO ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। When it was got banned, SIO has cleared the stand on that. The banning an organization is not justified, and we can see that the case is going on in the courts of discrimination. That means banning an organization by the government itself can say that their doings, their works were ill, and they have proved all these things. We cannot say that. They have been out from the court, from the jails, and the case is not proven. How can we say such a case that is not even proven, and they have said free by the state, by the court itself? By taking that example, we cannot say any organization and any gatherings were being linked to terrorism. भले ही SIO पर आरोप लगते हो कि वो युवाओं को धर्म के नाम पर बरगला रहा है, उन्हें कट्टरपंथी बना रहा है, लेकिन SIO इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उल्टे आरोप लगाए जाते हैं संघ परिवार पर और ये मांग रखी जाती है कि जो लोग अभी भी अफगान की जेल में बंद हैं उन्हें देश वापस लेकर आया जाए ताकि सारी कहानी सामने आ सके। What's happening in India? While we're speaking about the murders and you said a lot of incidents and news reports, our sky is filled with a lot of news reports of violence. Which type of violence are actually happening here? Here is clear. It's very racially motivated Sangh Parivar, Hindutva ideology motivated violence are happening in India. Is mob lynching cases, that's very clear, and several cases, that's very clear. I think from 2014, a lot of Muslims were killed and lots of masjids were attacked and lots of Muslim villages were attacked. That's a new normal in Modi India. लेकिन केरल की असली कहानी बस इतनी ही नहीं है। इसमें एक किरदार है, नाम है MM अकबर। वो अकबर जिसे केरल का जाकिर नाइक कहा जाता है। ये अकबर जिसकी ISIS के आतंकियों ने मदद पहुंचाने के लिए सराहना की, वो अकबर जिस पर इस्लामिक स्टेट के पक्ष में काम करने के आरोप लगते हैं। अकबर नीश ऑफ ट्रुथ और पीस फाउंडेशन संचालित करते हैं। ये पीस फाउंडेशन ही पीस इंटरनेशनल स्कूल चलाने वाली संस्था है। अकबर खुद सलाफी मूवमेंट के प्रचारक हैं और स्थानीय स्तर पे उन्हें केरला का जाकिर नाइक कहा जाता है। अकबर साल 2018 में जेल जा चुके हैं। केरल पुलिस ने उन्हें हैदराबाद एयरपोर्ट से हिरासत में लिया था। आरोप थे कि उन्होंने स्कूल बुक्स के जरिए बच्चों से धर्मांतरण करवाने की अपील की थी। सुनिए बातचीत में क्या बताते हैं। State government police filed a case against my school. And school used a book published by a Bombay team. That book contains some materials prompting students to convert
their friends to Islam. That was the case against me. Not NIA, not ISIS issue or recruitment issue or funding issue or that type of issues. The case is now the case is going on. I'm on bail, in fact. It was 4 years ago, 5 years ago. In bail statement, Kerala, the court said that the case is baseless. In the book, their allegation is in the book there is some material. The book is not published by us, publisher in Mumbai. We bought that book. We didn't teach that book, but there was a chapter according to the police, Kerala police. That chapter prompting students to call their friends to Islam. लेकिन इसके बाद के आरोप बेहद संगीन हैं। MM अकबर पर यह आरोप भी लगते हैं कि उनके द्वारा चलाए जा रहे पीस स्कूलों से इस्लामिक स्टेट में भर्तियों में मदद मिली। पडन्ना में मौजूद पीस स्कूल में मुस्लिम युवाओं को रेडिकलाइज करने वाला राशिद अब्दुल्ला खुद स्कूल में पढ़ाता था। गायब होने के पहले उसकी पत्नी सोनिया सेबेस्टियन भी इसी पीस स्कूल में काम करती थी। इसके बाद अफगानिस्तान भाग जाने के बाद राशिद अब्दुल्ला ने एक वॉइस नोट भेजा था। इस मैसेज में अब्दुल्ला ने कहा था कि MM अकबर इस्लामिक स्टेट की भर्ती में मदद पहुंचा रहे हैं। उसने कहा था कि MM अकबर भारत में इस्लामिक शरिया स्थापित करने का काम कर रहे हैं। अब्दुल्ला ने कहा था, मैं पीस स्कूल में HOD था। मैं पीस स्कूल का कोर्स डिजाइन कर रहा था। अकबर ने मुझे कहा था कि उसका मकसद ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम IAS और IPS बनाना है, जिससे भारत में शरिया कानून स्थापित करने में मदद मिले। MM अकबर ने इसे नकार दिया था और कहा था कि इस्लामिक स्टेट जिहाद और हिजरा के नाम पर मुस्लिम युवाओं को गुमराह कर रहा है। अकबर हमसे अपने बयान में कहते हैं कि राशिद अब्दुल्ला पीस स्कूल का नाम खराब करने की नीयत से ये आरोप लगा रहा है और वो खुद असल में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ खड़े रहे हैं। NIA से जुड़े एक अधिकारी बताते हैं कि साल 2016 में जब कुछ लोग केरल छोड़कर इस्लामिक स्टेट से जुड़ने गए तो इनके जाने के 8 महीने पहले एर्नाकुलम के ले मेरिडियन होटल में अकबर ने एक मीटिंग बुलाई। इसमें लगभग वो सभी लोग जो इस्लामिक स्टेट से जुड़ने केरल से बाहर जाने वाले थे, उनमें से कई लोग इस मीटिंग में शामिल थे। इस मीटिंग में MM अकबर ने लोगों से कहा था, मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोग इस समय इस्लामिक स्टेट के संपर्क में हैं। यही समय है कि आप इस्लामिक स्टेट से दूरी बना लें। इतनी गंभीर जानकारी होते हुए भी MM अकबर ने सुरक्षा एजेंसियों को या सरकार को सूचना नहीं दी। अधिकारी बताते हैं कि अगर जानकारी होती तो लोगों को इस्लामिक स्टेट से जुड़ने से बचा लिया गया होता। MM अकबर कहते हैं कि एक वर्कशॉप थी और उनके पास सबूत नहीं थे, इसलिए उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई। लेकिन बस यही नहीं, एक कहानी है जो MM अकबर और इस्लामिक स्टेट से रिश्तों पर रोशनी डालती है। साल 2011 में मूसा सेरेंटोनियो नाम का एक ऑस्ट्रेलियाई मूल का व्यक्ति केरल आया था। मूसा की भी सलाफी इस्लाम में रुचि थी और वो धर्म प्रचार भी करता था। जब वो केरल आया तो उसके रहने और उसके भाषणों का इंतजाम अकबर ने किया। बाद में इसी मूसा ने इस्लामिक स्टेट की सदस्यता ले ली, लेकिन वो अफगानिस्तान में दाखिल नहीं हो पाया और आखिर में उसे डिगलाइज कर उसके घर ऑस्ट्रेलिया वापस भेज दिया गया। MM अकबर इस आरोप को भी खारिज करते हैं और कहते हैं कि वो मूसा से एक आयोजन में मिले थे और रहने रुकने का कोई इंतज़ाम उन्होंने नहीं किया था। अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करके अकबर ने मुस्लिम युवाओं से इस्लामिक स्टेट से बचने की अपील भी की है, लेकिन जिहाद पर उनके भाषण वायरल होते हैं। सुनिए जिहाद का मतलब MM अकबर के लिए क्या है। That type of case is not existing. Basically, no government agencies accused the case like you told against me. The only case is this one. No relationship of Peace Foundation with ISIS or ISIS recruitment. That type of case is not existing. One of our staff, I want to clarify, one of our staff, Rashid Abdullah, of course, he was a person. He is among these persons who migrated to Afghanistan. He is among these 22 people. Only a person. Meaning of jihad is strife. Strife. If the jihad starts when you fight against your evil desires. The self, you are doing jihad against your evil desires. Then when you propagate Islam means the Islamic message of peace and tranquility, you are doing jihad. Whenever a Muslim society comes into existence,
it has got political power. When that political power and Islamic State, that Islamic State has that responsibility to stop, to fight against atrocities against Muslims. You know, if Islamic propagation is stopped, some lands or some countries, that Islamic nation should fight against them. Then only that fighting with arms comes in jihad. So jihad by some groups or that type of jihad by some persons is not Islamic, but only jihad, the jihad of fighting only when a Islamic nation, you know, an Islamic nation has right to say jihad or call for jihad to the people or to the citizens of that nation for fighting against the atrocities of a team or a nation against Muslims in that nation. That's what. इतनी सारी बातों के बाद भी एमएम अकबर पर केस क्यों नहीं दर्ज किया गया? सूत्र बताते हैं कि राशिद अब्दुल्ला के मैसेज और तमाम बातों से यह लिंक कहीं भी नहीं बैठ रहा है कि अकबर ने सच में केरल के युवाओं की भर्ती इस्लामिक स्टेट में करवाई। एक अधिकारी हमसे कहते हैं, केस तो हम तभी बना सकते हैं जब हमारे पास पुख्ता सबूत हों, ताकि हमारी चार्जशीट पक्की बने। अभी तक अकबर के केस में ऐसा नहीं हो सका है। इस सूची में आखिरी नाम आता है सत्यसरणी का, पीएफआई का संगठन। सत्यसरणी पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने केरल में इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया है, खासकर महिलाओं के बीच में। इस संगठन का नाम केरल के एक मशहूर केस में आता है, हादिया धर्मांतरण केस, जिसमें कोट्टयम के रहने वाली डॉक्टर अखिला अशोकन ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम हादिया कर लिया था और अपने घर से बहुत दिनों तक गायब रही थी और कहा कि उसने शादी कर ली है। वो सत्यसरणी के साथ रह रही थी। केरल हाईकोर्ट ने शादी को बोगस करार दिया और कहा कि वो अपने पिता के साथ रहे, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हादिया की मर्जी को सबसे ऊपर रखा। कहा कि वो जिस धर्म में चाहे वहां रह सकती है, जिसके साथ चाहे उसके साथ रह सकती है। अभी हादिया मल्लपुरम में रहती हैं और उनके पिता कहते हैं कि वो अभी भी पीएफआई और सत्यसरणी के लोगों के प्रभाव में है। पीएफआई के बैन होने के बाद सत्यसरणी के लोग बात करने से बचते हैं, लेकिन कट्टरपंथ फैलाने और धर्मांतरण करवाने के आरोप उन पर अब भी लगते हैं। अब इस कहानी में जिक्र आता है उन लड़कियों का जो इस्लामिक स्टेट से जुड़ने केरल से बाहर गईं। एनआईए के मुताबिक 22 लोगों के समूह में कुल 6 महिलाएं शामिल हैं। निमिशा उर्फ फातिमा, मरीन जैकब उर्फ मरियम, सोनिया सेबेस्टियन उर्फ आयशा, रफिएला, अजमाला और शमसिया कुरिया। इनमें से अजमाला की अमेरिका के ड्रोन स्ट्राइक में मौत हो गई और इनमें से इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने के पहले 3 लोगों ने अपना धर्म बदला। सोनिया सेबेस्टियन जो धर्म बदलकर आयशा हुई, मरीन जैकब जो धर्म बदलकर मरियम हुई और निमिशा धर्म बदलकर फातिमा हुई। लेकिन किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के पहले इस परिवर्तन की कहानी जानना जरूरी है। जैसा हमने पहले बताया कि सोनिया सेबेस्टियन ईसाई मूल की महिला थी। उसने पीस स्कूल में पढ़ाने वाले राशिद अब्दुल्ला से शादी की और धर्म बदलकर मुस्लिम हुई और अफगानिस्तान चली गई। एर्नाकुलम की रहने वाली मरीन जैकब को बेस्टिन विंसेंट से प्यार हुआ। दोनों ही ईसाई थे, लेकिन शादी के कुछ दिनों पहले विंसेंट ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अब उसका नाम याहिया हो गया था। फिर मरीन जैकब ने भी अपना धर्म परिवर्तन किया, उसका नाम अब मरियम हो गया। दोनों ने शादी की और कुछ ही दिनों बाद दोनों नांगरहार की यात्रा पे चले गए। तीसरा केस है निमिशा का। निमिशा ने ईसा नाम के एक शख्स से शादी की, लेकिन ईसा एक समय ईसाई हुआ करता था। उसका नाम था बेक्सिन विंसेंट। वो मरियम के पति बेस्टिन विंसेंट का भाई था। धर्म परिवर्तन करवा चुका था और शादी के पहले उसने निमिशा का भी धर्म परिवर्तन करवाया और उसका नाम हो गया फातिमा। दोनों की शादी हुई और दोनों चले गए अफगानिस्तान। फिलहाल तीनों ही लड़कियां अफगानिस्तान की जेल में बंद हैं और तीनों के ही पतियों की अमेरिका द्वारा किए गए ड्रोन स्ट्राइक में मौत हो चुकी है। इन तीनों लड़कियों का परिवार बात करने के लिए एक बार भी तैयार नहीं होता है। मरियम के घर वाले एर्नाकुलम में एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं। माता और पिता बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मरियम के भाई हमसे बातचीत में कहते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, हम उस पर और बात करके खुद की चोट को हरा नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मरियम से अब उनकी कोई बात नहीं होती। निमिशा की मां बिंदु तिरुवनंतपुरम में एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। शुरू में परिवार बातचीत करने से इनकार कर देता है,
पड़ोसी भी बातचीत करने से बचते हैं, लेकिन फ़ोन पर हुई बातचीत में बिंदु कहती हैं कि बातचीत करने से क्या होगा। बिंदु ये भी कहती हैं कि उनकी बेटी को अगर वापस लाया जाता है तो शायद ISIS की पैठ के बारे में सही खुलासा हो सकेगा। इस मशीनरी की कितनी पहुंच है, कितना इन्वॉल्वमेंट है केरल की ज़मीन पे, इसकी सही जानकारी मिल सकेगी। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इस तरह की फिल्में बनाना मूर्खतापूर्ण काम है। हमें एक प्रैक्टिकल उपाय चाहिए। मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मेरी चुप्पी का मतलब डर नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने पहले ही कह दिया था। ऐसा कोई कानून नहीं है जो मुझे न्याय दिला सके। मेरे पास शेयर करने के लिए कुछ नहीं है। मेरे शब्द हवा में मारे गए पत्थर की तरह हैं, जिनका कोई असर नहीं पड़ता। लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि मेरी जुबान से जो भी निकले उसे सनसनी बनाई जा सके। मुझे इस पत्रकार से बात करके क्या फ़ायदा होगा? क्या आप गारंटी दे सकते हैं? मुझे केवल न्याय चाहिए था, लेकिन लोग अपने पर्सनल एजेंडा के लिए कानून व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सब कहाँ जा रहा है? ये हम जैसों के लिए कोई एक जैसी ही स्थिति नहीं है। इन सब के बारे में हम किन से बात करें? ये न्यूज़ चैनल वाले क्या करेंगे? लोग बस चाहते हैं कि बिंदु कुछ कहे। बिंदु के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं है, ना ही मैं किसी से डरती हूँ। ये न्यूज़ वाले कोई भी बदलाव लाने के काबिल नहीं हैं। बिंदु किस फायदे की बात कर रही हैं? दरअसल बिंदु ने कई मौकों पर भारत सरकार से अपील की है कि अफगान जेल में बंद उनकी बेटी को वापस इंडिया लेकर आया जाए और यहाँ पर उस पर केस चलाया जाए और उसे कोई सजा होनी हो तो यही हो। लेकिन भारत सरकार और जांच एजेंसियों के लिए निमिषा और फातिमा जिहादी संगठन से जुड़ी हुई भगोड़ा आतंकवादी है। NIA की वेबसाइट पर भी यही लिखा मिलता है, तो उसका प्रत्यर्पण आसान नहीं दिखाई देता है। बिंदु का तर्क है कि अगर निमिषा को वापस लाया जाए तो इस्लामिक स्टेट की केरल में कितनी पहुंच है और कौन सी मशीनरी इन्वॉल्व है जो युवाओं को लुभाकर इस्लामिक स्टेट की जद में पहुंचा दे रही है, इसका सही खुलासा हो सकेगा। इस मुद्दे को लेकर टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया पर जाने वाले भाजपा नेताओं के सामने जब यह सवाल रखा जाता है कि जो अफगान जेलों में भारतीय मूल के आतंकी बंद हैं, उनके भारत में प्रत्यर्पण को लेकर सरकार की क्या योजना है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के केरल उपाध्यक्ष AN राधाकृष्णन कहते हैं कि ये मुश्किल है। In the case of Nimisha, what happened? She has been deported to the Syria and she has been trained by the terrorist organizations. And a trained terrorist can be released only on the basis of a set of norms accepted and approved by the international communities. So India government cannot take a unilateral stand on it, number one. Number two, the India government has to fulfill all the procedure formalities to get back a terrorist who has been arrested and kept in a different country. It is not that much easy. So the argument, even the Supreme Court cannot do anything. लेकिन केरल छोड़कर गई कई लड़कियों के वापस आने की कितनी ख्वाहिश बची हुई है। NIA की जांच में शामिल कुछ पुलिस अधिकारी भी केरल से गई लड़कियों के बारे में खुलासा करते हैं। कहते हैं कि जब NIA के अधिकारियों के कहने पर महिलाओं के परिजनों ने उनसे वापस आने का आग्रह किया तो उन्हें जवाब मिला, हम हिंदुस्तान वापस आएंगे ज़रूर, लेकिन हिंदुस्तान फतह करने आएंगे। अधिकारी बताते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे लोग देश की सीमा के बाहर रहें तो देश की सुरक्षा को खतरा काफ़ी कम हो जाता है। इस मुद्दे पे राजनीति भी हो रही है। केरल पुलिस और NIA के अधिकारी बताते हैं कि जब तक कुछ लोग पहुंचकर नांगरहाट नहीं चले गए तब तक तो कोई जानकारी ही नहीं आ सकी थी। पहले घरों में मैसेज आए थे, फिर जांच एजेंसियों को पता चला। कुछ केसों में तो घर वालों ने भी सही समय पर जानकारी नहीं दी। ऐसे में कुल कितने ऐसे केस प्रकाश में आए हैं पता ही नहीं चल पा रहा। केरल पुलिस और NIA के सूत्र कहते हैं कि ऐसी पूरी संभावना है कि केरल से अभी तक 100 से ज्यादा लोग इस्लामिक स्टेट ज्वाइन कर चुके हैं। 22 लोगों की ही पहचान और कहानी अब तक सामने आई है, बाकी के बारे में कोई जानकारी नहीं। अनुमान है कि इनमें से अधिकतर अमेरिका के ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए, कुछ सीमा पार करते हुए पकड़े गए तो वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिए गए, कुछ को अरब देशों ने भारत भेज दिया, कुछ केरल के दूसरे इलाकों से अरेस्ट हुए और कुछ सरकारी गवाह बन गए। इसके अलावा केरल पुलिस ने साल 2017 में ऑपरेशन पिजन नाम का प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत खुफिया विभाग ऑनलाइन उन युवाओं की शिनाख्त करता है जिनके इस्लामिक स्टेट द्वारा रिक्रूट किए जाने या कट्टरपंथी बनाए जाने की प्रबल संभावना है। उन युवाओं के सोशल मीडिया बिहेवियर की पड़ताल की जाती है। इसके बाद उन युवाओं से मिलकर उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में केरल पुलिस के खुफिया विभाग और NIA के लोग शामिल होते हैं। अधिकारी बताते हैं कि केरल में अब इस्लामिक स्टेट की एक्टिविटी लगभग ज़ीरो है। जो भी एक्टिविटी दिखाई देती है केरल पुलिस उसे हैंडल कर लेती है।
लेकिन खुफिया विभाग के कुछ अधिकारी ये बताते हैं कि केरल के अंदर इस्लामिक स्टेट की पहुंच कितनी है इसका पता लगाना अभी मुश्किल है। वो कहते हैं, हम ये तो कह सकते हैं कि इस्लामिक स्टेट से जुड़ी घटनाएं अब सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन एक ज़रूरी बात यह भी है कि अगर 100 से ज़्यादा युवाओं को इस्लामिक स्टेट से जुड़ना था तो वो जाकर जुड़ गए। उनके सारे डिवाइस, उनका सारा लेखा जोखा देश के बाहर चला गया। अब इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। जो कुछ लोग अरेस्ट किए गए वो इंट्रोगेशन के समय कुछ बताते हैं तो उस पर ही भरोसा किया जा सकता है। ऐसे में इस्लामिक स्टेट का असली प्लान और उसकी पहुंच जान पाना मुश्किल है। इसके अलावा कासरगोड के पुलिस अधीक्षक वैभव सक्सेना हमसे बताते हैं कि समय समय पर केरल पुलिस ऐसे प्रोग्राम और कैंप संचालित करती रहती है जिससे युवाओं को इस्लामिक स्टेट के रास्ते पर जाने से रोका जा सके। लेकिन एक बात इन सब के बीच तय है कि असल केरला स्टोरी बस कुछ लड़कियों की और धर्म परिवर्तन की कहानी नहीं है। ये बहुत सारे युवाओं की कहानी है जिन्हें भ्रमित करके कट्टरपंथी बनाया गया, आतंकवादी बनाया गया और फिर उन्हें आतंकी संगठनों में लड़ने और मरने के लिए भेज दिया गया। पूरी तस्वीर पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। जिन पर ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने युवाओं को भ्रमित किया, रेडिकलाइज किया, वो कई सारे लोग जेल में हैं। पीएफआई की बंद होने के बाद की कहानी नहीं पता चलती है। एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके बहुत सारे नेता सीधे सीधे बात करने से बचते हैं। हमने कोशिश की, आगे भी कोशिश करते रहेंगे, जवाब आएगा तो आपको बताएंगे। घर वाले हताश हैं, कई घर वाले निराश हैं। वो बोल बोल कर मीडिया में बात करके थक चुके हैं। वो बोलते हैं इससे होगा क्या, मिलने से कतराते हैं, मीडिया से बात करने से कतराते हैं। कई लोगों का कहना है कि एक पिक्चर सही है, कई लोगों का कहना है कि एक पिक्चर गलत है। लेकिन पिक्चर की बात नहीं है। बात ये है कि एक राज्य है देश का, उस राज्य के कई सारे युवा किसी बहकावे में आके या बहकावे में ना आके, सवाल ये नहीं है, लेकिन वो देश छोड़कर आतंकी संगठनों में शामिल हो गए और ये एक बड़ी बात है। इस पे बात होनी चाहिए, इस पे बहस होनी चाहिए और इसके पुख्ता इंतज़ाम किए जाने चाहिए कि इस तरह की घटनाएं आगे होने से बचती रहें, न हो, ये ज़रूरी है। आपने इस रिपोर्ट को देखा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।